बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी तैयारी चल रही होगी अच्छे से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा MCM 101 का जो फ़ाइनल टर्म का सिलेबस है वो कवर हो चुका है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके लेक्चर्स देखें और हैंड आउट्स को रीड करें, ठीक है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई है, एक हेल्पिंग फ़ाइल है जिसमें इम्पोर्टेंट MCQs और क्वेश्चंस, यानी वो वाले MCQs जो फ्रीक्वेंटली अकरिंग है, जो पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं व्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कंटेंट है वो मैंने इस फाइल में डाला है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें कि आप जो है ना कम्प्लीटली इन फाइल्स और इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करें। ये हेल्पिंग मटेरियल है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी तो नहीं होती है कि जो इस फाइल में है बस एज़ इट इज़ वही पेपर ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपकी हेल्प ज़रूर हो सकती है। सो बेसिक चीज़ क्या थी हमारे पास, लेक्चर्स देखने हैं, हमने हैंड आउट्स रीड करने हैं और फिर उसके बाद हमने जो है ना इन फाइल्स को पढ़ना है। फिर हमारे लिए काफ़ी जो है ना हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। इस फाइल का मकसद सिर्फ आपको एक आइडिया देना कि किस तरह के जो है ना MCQs आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको रिवाइज़ करवाना है, ठीक है। एक और चीज़, जो लेसन नंबर 45 है रीकैप, उसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है उसमें टॉपिक्स हैं, और जो टॉपिक्स उसमें हैं ना उनको तो काफ़ी अच्छे से आप देख लीजिएगा। लेकिन अगेन ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लेसन 45 वाले टॉपिक्स करें और कुछ ना करें, लेकिन वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो मतलब फ्रिक्वेंटली अकरिंग हैं, उनमें से पेपर्स में आते रहते हैं क्वेश्चन। सो उनको जब आप लेसन्स रीड करेंगे तो उनको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन रीड आपने सारा करना है, ओके। एंड हाईलाइटेड जो हैंड आउट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। आपको कमेंट सेक्शन में या यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करें तो आपको ये हैंड आउट्स और फाइल मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का हमारा रिविज़न। एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। अल्लाह करे आप सबका फ़ाइनल टर्म बहुत अच्छा जाए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द फर्स्ट commercially successful photography process was daguerreotypes, ठीक है। सबसे पहला जो सक्सेसफुल फोटोग्राफी का प्रोसेस था वो क्या था, daguerreotype, ठीक है। daguerreotype इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1837 में, ठीक है। जॉर्ज ईस्टमैन जो हैं उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की थी, रोल फिल्म, ठीक हो गया। इल्यूजन ऑफ द मोशन जो है वो डिस्कवर किस तरह हुआ था, जब हमें ये पता चला था कि अ सीरीज़ ऑफ स्टिल फोटोग्राफ्स जो हैं उनको जब रैपिड सीक्वेंस के साथ चलाया जाता है तो मोशन का इल्यूजन मिलता है, ठीक है। पहले जो प्रोजेक्शन डिवाइस थी, जिस तरह सिनेमाज में या प्रोजेक्टर से जो हम लोग मूवी देखते हैं, तो वो किसने इन्वेंट की थी, लुमियर ब्रदर्स ने, ठीक है। पहला मूवी थिएटर जो था उसका नाम क्या था, निकलोडियन, ठीक है, क्योंकि उसकी जो एडमिशन फ़ी थी वो सिर्फ 1 निकल थी। पहली सब कॉन्टिनेंट की टाकी फिल्म जो थी वो कौन सी थी, ठीक है, आवाज़ वाली फिल्म कौन सी थी, और जिसमें प्रॉपर साउंड ट्रैक भी था, आलम आरा। राजा हरीश चंद्र, ये पहली साइलेंट फीचर फिल्म थी सब कॉन्टिनेंट की, ठीक हो गया। आई थिंक दादा साहब फल्की ने ये मूवी जो है वो बनाई थी। रेडियो किसने इन्वेंट किया था, गुइलेल्मो मार्कोनी ने। रेडियो स्टेशन पहला जो था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, पहला रेडियो स्टेशन आइल ऑफ वाइट इंग्लैंड में। टेलीविज़न जो है उसमें मेनली क्या क्या चीज़ कंबाइन होती है, साउंड प्लस पिक्चर, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि PTV की रेगुलर कलर ट्रांसमिशन कब स्टार्ट हुई थी, 1982 में, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हुई थी आई थिंक 1976 में, और जो रेगुलर कलर ट्रांसमिशन जो स्टार्ट हुई थी वो 1982 में, ठीक है। PR स्टैंड्स फॉर व्हाट, PR स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशंस, ठीक हो गया। एडवर्ड बर्नीज को ज़्यादातर किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, उनको किस चीज़ का पायनियर माना जाता है, पब्लिक रिलेशंस का, ठीक है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट को हम कोवर्ट एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, ठीक है, या फिर कवर्ट एडवर्टाइजमेंट को हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी कहते हैं। TV कमर्शियल इज़ कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव मैस मार्केट एडवर्टाइजिंग, कि सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के लिए जो इफेक्टिव मीडियम माना जाता है वो कौन सा है, TV, ठीक हो गया। वाइट, ग्रे और ब्लैक जो हैं ये किस चीज़ की टाइप्स हैं हमारे पास, ये हमारे पास प्रोपेगेंडा की टाइप्स हैं। सोवियत थ्योरी जो थी, जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी 4 मीडिया थ्योरी, अथॉरिटेरियन, सोवियत, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई थिंक लिबर्टेरियन, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी है वो किस चीज़ को सपोर्ट करती है, कि गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया,
कि मीडिया पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि सोवियत थ्योरी का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है कम्युनिज्म वाला, ठीक है, उसको सपोर्ट करने में मीडिया जो है वो उसको मजबूत करने में मीडिया जो है वो मदद करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है, वो कहती है कि मीडिया फ्री होना चाहिए लेकिन सेल्फ रेगुलेटेड भी होना चाहिए, यानी एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही जो है उसे काम करना चाहिए। ब्लॉग्स को जनरली कंसिडर नहीं किया जाता क्या फॉर्मल जर्नलिज्म, यानी ब्लॉग्स को हम पर्सनल पब्लिशिंग कहते हैं, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज फॉर्मल जर्नलिज्म। ऐसा क्यों है? ऐसा हमने पढ़ा था कि जर्नलिज्म कोई भी ऐसी चीज़ होती है कि जो अकेले कमरे में नहीं की जाती है, उसके लिए प्रॉपर न्यूज़ रूम होना चाहिए, प्रॉपर एडिटोरियल सेटअप होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइक एडिटिंग होनी चाहिए, चेक होना चाहिए कि जो न्यूज़ या आर्टिकल लिखा गया, ब्लॉग लिखा गया, वो सही लिखा हुआ है या कुछ गलत बात लिखी हुई है, सब चेकिंग के प्रोसेस से गुजरता है। बट ब्लॉग जो है वो कोई भी बंदा अकेले रूम में बैठ के जो है ना आर्टिकल लिख के डाल सकता है। सो देयर इज़ नो चेकिंग इन एडिटोरियल प्रोसेस, सो दैट इज़ वाई। प्लस ये भी है कि जो ब्लॉग लिखता है ज़रूरी नहीं है कि उसके पास जर्नलिज्म की कोई डिग्री हो, सो कोई भी आम बंदा भी लिख सकता है। सो दैट इज़ वाई ब्लॉग्स को हम पर्सनल पब्लिशिंग कहते हैं और उनको फॉर्मल जर्नलिज्म नहीं कहते हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सी जो है ना मीडिया की सीरियस क्रिटिसिज्म है मीडिया पे, कि इट कंसील्स मोर देन इट रिवील्स, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारी मीडिया पर क्रिटिसिज्म्स पढ़ी थी, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेशनलिज्म का क्या मतलब है कि ऑर्डिनरी इवेंट्स जो होते हैं, नॉर्मल जो इवेंट्स होते हैं, उनको बहुत ही एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के और सनसनीखेज बना के पेश करना। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इसमें से मीडिया बायसनेस की एग्जांपल कौन सी है, ठीक है। बायसनेस क्या होता है? एक तरफ झुकाव, ठीक है, कि सपोर्टिंग वन पॉलिटिकल पार्टी वाइल इग्नोरिंग दी अदर, कि कभी कभी आपने देखा होगा कोई मीडिया जो है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, जबकि दूसरों को या तो इग्नोर कर रहा होता है या उनकी नेगेटिव कवरेज दे रहा होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द मीडिया बायसनेस। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी क्रिटिसिज्म ये कहती है, या किस क्रिटिसिज्म के हेडिंग के अंडर हमने ये बात पढ़ी थी कि मीडिया इन्वेड्स दी पर्सनल लाइव्स ऑफ द सेलिब्रिटीज़, कि सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगियों में जो है ना मीडिया झांकता रहता है। तो ये हमने किसके अंडर पढ़ा था? प्राइवेट लाइफ एंड ऑब्ससीनिटी, ठीक है। अच्छा, लेसन के अकॉर्डिंग मीडिया की कमर्शलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर किस चीज़ को प्रेफर करती है? सो मीडिया कमर्शलाइजेशन बेसिकली क्या है कि मीडिया का बिजनेस ओरिएंटेड हो जाना, राइट, लाइक बिजनेस, पैसा कमाने की तरफ मीडिया का लग जाना। सो फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट को मीडिया प्रेफर करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसको मेनली एसोसिएट किसके साथ किया जाता है? विद द एक्सपेंशन ऑफ द मल्टीनेशनल बिजनेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, यानी जो बड़े बड़े कंपनीज है, बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्सपेंड होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। सो ग्लोबलाइजेशन इसको कहा जाता है। टीएनसी का क्या मतलब होता है? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस। अच्छा, मीडिया एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कितनी टीएनसीज कंपनीज जो है वो मीडिया सेंट्रलाइजेशन लीड कर रही हैं? तो हमारे पास 30 टीएनसी कंपनीज थी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि कौन सी कंपनी थी जिसकी हाईएस्ट एनुअल इनकम थी, ठीक है, अमंग द मीडिया कॉरपोरेशंस? तो हमने डिफरेंट पढ़ी थी, लाइक डिज्नी, वायाकॉम, टाइम वार्नर वगैरह। तो टाइम वार्नर की सबसे हाईएस्ट इनकम थी, वहाँ पे आई डोंट नो सम 2 बिलियन और समथिंग वहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, वन मेजर रिजल्ट ऑफ द मीडिया कमर्शलाइजेशन इज़, कि एक जो मीडिया कमर्शलाइजेशन का मेजर जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है कि मीडिया का ग्रेटर फोकस हो जाता है एंटरटेनमेंट और लाइट कंटेंट पे। ऐसा क्यों होता है? जब मीडिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जाता है तो मीडिया का अहम मकसद ये होता है कि पैसा कमाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लोग जो होते हैं तो वो ज़्यादातर इस तरह के कंटेंट की डिमांड करते हैं, लाइक एंटरटेनमेंट कंटेंट वगैरह। तो इसीलिए मीडिया जो है वो ज़्यादातर अपना फोकस एंटरटेनमेंट वगैरह के कंटेंट पे ले जाता है। फिर कह रहे हैं कि कौन सी क्रिटिसिज्म ये कहती है कि मीडिया जो है वो पावरफुल पॉलिटिकल और बिजनेस ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो सकता है? तो सोल टू इंटरेस्ट ग्रुप्स के हेडिंग के अंडर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मीडिया जो है जो पावरफुल कंपनीज है तो उनके अंडर आ जाता है, ठीक है, सिर्फ उनके मफाद के लिए काम करता है। अच्छा, मीडिया कन्वर्जेंस बिकेम पॉसिबल मेनली बिकॉज ऑफ, मीडिया का कन्वर्ज होना, लाइक एक मतलब 2 फॉर्म्स का किसी एक फॉर्म में आ जाना या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इस तरह। तो ये मेनली किस चीज़ की वजह से जो है पॉसिबल हुआ है? डिजिटल टेक्नोलॉजी की आने की वजह से पॉसिबल हुआ है। IPTV का क्या मतलब होता है? इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द लेसन ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस मीन्स, कि ट्रू मीडिया, ये हमने पढ़ा था ना कि ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस का क्या मतलब है और जब मीडिया कन्वर्ज नहीं होगा उसका क्या मतलब है। ये 2 पॉइंट्स थे वहाँ पे। तो ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि लेसन के अकॉर्डिंग कि टीवी और कंप्यूटर दोनों जो है वो सेम टाइप ऑफ कंटेंट शेयर करना शुरू हो जाएंगे, उनका फंक्शन सेम हो जाएगा, उनकी सर्विसेज सेम हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं
कि फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू द लेसन टेलीविजन एंड कंप्यूटर विल मर्ज इनटू अ सिंगल डिवाइस विद सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, कि हमारे लेसन के अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्शन की गई थी कि आने वाले वक्त में टेलीविजन और कंप्यूटर एक ही डिवाइस होंगे, हमें अलग टेलीविजन अलग कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, एक इकोनॉमिक रीज़न क्या है मीडिया कन्वर्जेंस का? तो इकोनॉमिक रीज़न, एक माशी रीज़न या माशी पहलू हमारे पास ये है कि रिड्यूसिंग द लेबर एंड प्रोडक्शन कास्ट। ठीक है, जब हमारा मीडिया हो जाता है कन्वर्ज, या जिस तरह आप कह सकते हैं कि हमें डिफरेंट लाइक चीज़ों के लिए डिफरेंट कंटेंट नहीं बनाना पड़ता या डिफरेंट मीडिया को हैंडल नहीं करना पड़ता, तो हमारी लेबर कास्ट और प्रोडक्शन कास्ट दोनों जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं। डिजिटाइजेशन अलाउज मीडिया कंटेंट टू, यानी डिजिटाइजेशन की वजह से अब क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि मीडिया का जो कंटेंट है उसको इजीली डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था लेसन पढ़ते हुए कि जैसे आजकल एक वीडियो है, उसी वीडियो को हम एज अ एडवर्टाइजमेंट में भी हमारी वेबसाइट पे भी डाल दें, उसको किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी डाल सकते हैं, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, न्यूज़पेपर पे भी वही न्यूज़पेपर नहीं, लाइक न्यूज़ वगैरह पे, टीवी वगैरह पे भी हम वही जो है ना वीडियो डाल सकते हैं। तो यानी डिजिटाइजेशन ऑफ द मीडिया ने ये चीज़ अलाउ की है कि हम एक ही सेम कंटेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गवर्नमेंट की डीरेगुलेशंस की वजह से मेनली क्या होता है कि जब गवर्नमेंट, ये हमने पढ़ा था कि जब लेजिस्लेशंस या उसकी रेगुलेशंस जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी या होंगी ही नहीं, तो क्या होगा कि एक ही कंपनी जो है ना बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ऑन कर सकेगी। जैसे एक ही कंपनी है, उसके पास न्यूज़ चैनल भी है, उसके पास रेडियो चैनल भी है, ठीक है, उसके पास न्यूज़पेपर भी है, समझ आई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक मेजर एडवांटेज क्या है एडवर्टाइज़र का थ्रू मीडिया कन्वर्जेंस। ठीक है, एडवर्टाइजर्स कौन होते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट अपना जिन्हें करवाना होता है। मीडिया कन्वर्जेंस से उनका क्या एक ख़ास फ़ायदा होता है? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि उनको पैकेज डील्स मिल जाती हैं। ठीक है, जब कंपनीज़ के पास डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि एडवर्टाइजर्स को वो कहते हैं कि हम आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, हम आपको डील देते हैं कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट रेडियो पे भी चला लेंगे, टीवी पे भी चला लेंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर पे भी, वेबसाइट पे भी डाल देंगे। तो ये जो है ना डील्स उन्हें मिल जाती हैं, तो ये एडवर्टाइजर्स को फ़ायदा होता है। फिर कह रहे हैं कि वाई रेडियो वॉज कंसिडर्ड अ मर्जर ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही है कि रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का मर्जर है, ठीक है, मिलाप है। तो कैसे कि जब रेडियो आया तो उसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी थी वो तो चेंज हो गई, ठीक है, आवाज़ आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए ये वो, लेकिन जो रेडियो के अंदर कंटेंट था ना वो तकरीबन सेम ही था जैसा कि पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह में हुआ करता था। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द मीडिया मर्जेंस। ठीक है, मीडिया के मर्ज होने के आइडिया को कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट कर रहा है? तो न्यू टेक्नोलॉजी यूजुअली प्रेजेंट एग्जिस्टिंग कंटेंट इन अ डिफरेंट वे, कि टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है लेकिन जो कंटेंट है वो सेम ही है और उसको बस नई टेक्नोलॉजी जो है वो नए तरीके से प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जैसे पहले प्रिंट मीडिया था, फिर रेडियो आया, तो उसने किस तरह जो है न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो है काम किया, देन टीवी आ गया, उसने कैसे किया, फिर इंटरनेट, ये वो। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि विच सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस अकॉर्डिंग टू दी लेसन। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही है ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस को? तो बोथ टेलीविजन एंड कंप्यूटर बिकमिंग कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द सेम टाइप ऑफ कंटेंट एंड सर्विसेज। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस लेसन के अकॉर्डिंग क्या होगी कि जब दोनों टीवी और कंप्यूटर जो हैं उनका कंटेंट भी सेम हो जाएगा, उनके फंक्शन भी सेम हो जाएंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये ट्रू मीडिया कन्वर्जेंस हो गई है। फिर कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी के बारे में बताती है कि मीडिया शुड इंजॉय फ्रीडम बट आल्सो फॉलो द इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी में ये कह रहे हैं कि मीडिया को फ्रीडम हासिल होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो बेशक, लेकिन फिर भी उस पर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं और कुछ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी अपने जो है ना एथिक्स में रहते हुए उसको काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू द लेसन वाई आर द ब्लॉग्स जनरली नॉट कंसिडर्ड फॉर्मल जर्नलिज्म। तो इसको हमने पहले काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है कि ब्लॉग्स को फॉर्मल जर्नलिज्म क्यों कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज दे यूजुअली लैक न्यूज़ रूम एडिटिंग एंड प्रोफेशनल एडिटोरियल चेक्स। ठीक है, उनके लिए ब्लॉग्स के लिए कोई न्यूज़ रूम एडिटिंग और प्रोफेशनल जो है ना एडिटिंग चेक वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी जो है ना लिख के डाल सकता है। Which situation best illustrates the media biasness?
हाईलाइटिंग वन ग्रुप्स व्यू पॉइंट वाइल इग्नोरिंग दी अनदर। ठीक है, तो मीडिया बायसनेस की ये एक और एग्जांपल है हमारे पास कि किसी एक ग्रुप के आप व्यू पॉइंट जो है उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दें, उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें और दूसरों को इग्नोर करें। ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ द मीडिया बिकम्स हार्मफुल व्हेन, मीडिया की जो कमर्शलाइजेशन है, मीडिया का जो बिजनेस ओरिएंटेड होना है वो हार्मफुल कब होता है? व्हेन फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, कि जब जो उनका प्रोफेशनल जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को सच्चाई दिखाएं, लोगों को जो क्रिटिसिज्म है वो दिखाएं, उसको भूल के सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लग जाते हैं, तो तब जो है कमर्शलाइजेशन ऑफ द मीडिया हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि झूठी खबरें दी जाएँ और सच छुपाया जाए। Why does globalization receive criticism in the media context? ठीक है, मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसिज्म क्यों हासिल है, उसे क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है? ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्रिटिसाइज़ इसलिए किया जाता है कि इट में वीकन द लोकल कल्चर्स एंड इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल कंट्रीज़। हमने ये बात पढ़ी थी ना कि मीडिया सेंट्रलाइजेशन वाला हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि कुछ पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं उनके जो है ना पास ज़्यादा पावर है, मोनोपली है। तो जिस तरह के फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न जो कल्चर है वो हमारे यहाँ देखने को काफ़ी मिलता है। अब उनका यानी इन्फ्लुएंस है, उनके मीडिया का हम पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे कल्चर पे, ठीक है, सब चीज़ पे। तो ये इस सेंस में जो है ना ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसिज्म मिलती है। विच सिचुएशन बेस्ट एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म? सोल्ड टू इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो इनमें से कौन सी लाइन जो है वो इसके बारे में बता रही है? सोल्ड टू इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में, कि मीडिया गिव्स मोर इंपॉर्टेंट टू ग्रुप्स दैट कैन इन्फ्लुएंस इट फाइनेंशियली और पॉलिटिकली, कि मीडिया जो है वो उन ग्रुप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है जो उसे फाइनेंशियली ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और पॉलिटिकली भी ज़्यादा जिनसे मीडिया को फ़ायदा होता है। तो सोल्ड टू इंटरेस्ट ग्रुप से मुराद ये है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि न्यू मीडिया जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिसएडवांटेज क्यों बन सकता है? तो वो डिसएडवांटेज इसलिए बन सकता है कि न्यू मीडिया जो है उसकी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बस डिस्क्राइब कर रही है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड कंज्यूमरिज्म, कि मीडिया और जो ख़रीदारी का जो रुझान है उसके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? कि मीडिया प्रमोट्स द लाइफस्टाइल दैट इनकरेजेस कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मीडिया जो है बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करता है, जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड चीज़ें, तो इस तरह जो है ना लोगों का ख़रीदारी का रुझान भी बढ़ता है। तो दिस इज़ द रिलेशनशिप। फिर कह रहे हैं कि लेसन के अकॉर्डिंग जो है वो मीडिया सेंट्रलाइजेशन को एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? तो मीडिया सेंट्रलाइजेशन को एक्सपर्ट्स इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि कुछ पावरफुल कंपनीज़ के हाथ में जो है ना इंफॉर्मेशन का कंट्रोल आता जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि कुछ जो बड़ी बड़ी टीएनसीज़ या फिर कुछ बड़े बड़े जो मुल्क हैं, डेवलप्ड जो मुल्क हैं या कंपनीज़ वगैरह हैं, तो उनके हाथों में जो है ना इंफॉर्मेशन का कंट्रोल आ रहा है। यानी वो जो चाहें आवाम को दिखाएं, वो जिस तरह चाहें आवाम की सोच को मैनिपुलेट करें। ठीक है, जिसका चाहें अच्छा इमेज बनवाएं, जिसका चाहें बुरा इमेज बनवाएं, यानी उनके पास ये ताकत है। फिर कह रहे हैं कि सेंसेशनलिज्म को इसमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है? प्रेजेंटिंग दी ऑर्डिनरी इवेंट्स ड्रामेटिकली टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन, के ऑर्डिनरी जो आम से इवेंट्स होते हैं उनको इतना ड्रामेटिकली प्रेजेंट करना कि पब्लिक की अटेंशन हासिल हो सके। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ये चीज़ बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि टेलीविज़न ने अपने से पहले आने वाले जो मीडिया थे उससे ज़्यादा सोसाइटी पे असर कैसे डाला या क्यों डाला? टेलीविज़न जो था उसने साउंड और विजुअल्स दोनों को कंबाइन किया, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा पावरफुल मीडियम जो है वो बन गया। ठीक है, इससे पहले जो थे या तो वो हाली साउंड थे या हाली वर्ड्स थे, लेकिन टेलीविज़न जब आया तो उसने साउंड और विजुअल्स दोनों को कंबाइन कर लिया, तो ये एक बहुत ही पावरफुल मीडियम बन गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि विच इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ पब्लिक रिलेशन, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो पब्लिक रिलेशन के लिए ज़्यादा जो है वो सूटेबल है? कि पब्लिक रिलेशन जो है इट हेल्प्स डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी ऑडियंस या उसकी पब्लिक या उसकी क्लाइंट के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का जो रिलेशनशिप डेवलप करता है उसको हम पब्लिक रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि
मीडिया मर्जेंस के पीछे जो एक आइडिया होता है उसको इन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस बट कम्युनिकेशन नीड्स एंड मच ऑफ द कंटेंट कंटिन्यू। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बट कंटेंट तकरीबन सेम ही है। लेसन के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर्स जो है वो ज़्यादा इंटरप्रेटिव क्यों हो गए थे आफ्टर रेडियो अपीयर्ड। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी मीडियम आता जा रहा था तो उसने लाइक कम्पीट करने के लिए, ठीक है, मार्केट में रहने के लिए कोई ना कोई हरबे जो है वो इस्तेमाल किए। इसी तरह जब हमारे पास रेडियो आ गया था तो रेडियो से न्यूज़ बहुत फास्ट जो है वो डिलीवर होती थी हर जगह पे। ठीक है, लोग ज़्यादातर रेडियो को प्रेफर करना शुरू हो गए थे। तो न्यूज़पेपर ने भी जो है ना मार्केट में रहने के लिए, ठीक है, कंपटीशन बरकरार रखने के लिए उसने क्या किया कि अब हम जो है ना सिर्फ हेडलाइंस वगैरह नहीं देंगे बल्कि हम उनको डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे। सो दैट इज़ वाई जो है वो इंटरप्रेटिव हो गया था रेडियो के आने के बाद न्यूज़पेपर। फिर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है द क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग पिक्चर्स ऑफ किलिंग। ठीक है, पिक्चर ऑफ किलिंग्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि दे में वायोलेट द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड नेगेटिवली अफेक्ट द व्यूअर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना कि अगर हम पिक्चर ऑफ किलिंग्स वगैरह देखेंगे तो इससे हम पे काफ़ी लाइक बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स के भी ये बात ख़िलाफ़ है। ठीक है, कि खून खराबा जो है वो ज़्यादा दिखाया जाए। फिर कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी सिचुएशन है जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी थ्योरी को रिफ्लेक्ट कर रही है। वेरीफाइंग द फैक्ट्स बिफोर द पब्लिकेशन इवन इफ इट डिलेज द न्यूज़। ठीक है, सोशल रिस्पांसिबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि फैक्ट्स को वेरीफाई करके ही जो है ना आप पब्लिश करें लोगों के सामने, सच्चाई को एकदम वेरीफाई करके, न्यूज़ को वेरीफाई करके। बेशक न्यूज़ डिले क्यों ना हो जाए लेकिन जो पब्लिक के सामने जाना चाहिए वो सच होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Which statement best explains why all traditional media still survive today? कि जितना भी पुराना जो रवायती जो मीडिया था वो आज भी सरवाइव कर रहा है। वो कैसे? ठीक है, जैसे आज बुक्स भी हैं, लाइक प्रिंट मीडिया है ना, मैगजीन्स भी है, रेडियो, सब कुछ अभी भी है। बिकॉज एवरी मीडियम फुलफिल्स डिफरेंट कम्युनिकेशन नीड्स एंड सर्व्स डिफरेंट ऑडियंसेस। ठीक है, क्योंकि हर मीडियम का अपनी अपनी जो है ना वो कम्युनिकेशन नीड्स है जो वो लोगों की पूरी कर रहा है और डिफरेंट तरह की जो है ना ऑडियंस है हर मीडियम के लिए। कुछ लोग बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग अभी भी रेडियो सुनना पसंद करते हैं, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और कुछ लोग जो है वो मीडिया मिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम किताबें भी पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, टीवी भी देख लिया, सो लाइक मीडिया मिक्स। Who developed the first commercially successful photographic process called daguerreotype? जो फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल फोटोग्राफिक प्रोसेस था पहले तो वो क्या था, डेगेरोटाइप था, और उसे डेवलप किसने किया था, लुइस जैकस डेगेर एंड एनिसेफोर निएप्स ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोग्राफिक रनिंग हॉर्स मेनली प्रूव्ड दैट। रनिंग हॉर्स वाला जो एक्सपेरिमेंट था उससे मेनली क्या चीज़ प्रूव हुई थी कि घोड़े के चारों पाँव जो है वो ज़मीन से ऊपर रहते हैं किसी एक टाइम पे। ठीक है, जॉर्ज ईस्टमैन को ज़्यादातर किस चीज़ से रिमेंबर किया जाता है कि उन्होंने रोल फिल्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मोशन पिक्चर्स की इन्वेंशन पॉसिबल किस तरह हुई थी, जब लोगों ने ये डिस्कवर किया था कि जब हम स्टिल फोटोग्राफ जो लाइक सीधे रुके हुए जो फोटोग्राफ्स हैं उनको तेज़ी से सीक्वेंस के साथ अगर हम एक के बाद एक चलाना शुरू करें तो हमें एक मूवमेंट का इल्यूजन होता है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि इनमें से नहीं, फिर कह रहे हैं कि कौन सी इन्वेंशन जो है वो थॉमस एडिसन ने 1889 में डेवलप की थी। काइनेटोग्राफ एंड काइनेटोस्कोप को थॉमस एडिसन ने डेवलप किया था। फर्स्ट प्रोजेक्शन डिवाइस यूज फॉर द फिल्म्स वाज डेवलप्ड बाय लुमियर ब्रदर्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। what was the main purpose of the introducing stereophonic sound and cinemascope in films? तो ये हमने पढ़ा था कि जब लोगों का जो है ना सिनेमा में जाना काफ़ी कम हो गया था टीवी के आने के बाद, तो उसके बाद जो है ना सिनेमा ने ये स्टार्ट किया था कि उन्होंने स्टीरियोफोनिक साउंड सिस्टम और सिनेमास्कोप फिल्म्स वगैरह जो है ना आना शुरू हो गए थे, यानी हाई क्वालिटी की चीज़ें। ठीक है, हाई क्वालिटी वीडियो, हाई क्वालिटी साउंड, ताकि वो टेलीविज़न के साथ कम्पीट कर सके। कौन सी फिल्म जो है उसको फर्स्ट साइलेंट फीचर फिल्म कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? तो साइलेंट फीचर फिल्म पहली कौन सी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की? राजा हरीशचंद्र। ठीक है, कौन सी फिल्म जो है वो फर्स्ट टाकी फिल्म है सब कॉन्टिनेंट की? आलम आरा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि कौन सी फिल्म जो है वो लाहौर में प्रोड्यूस होने वाली पहली साइलेंट फिल्म थी? तो वो हमारे पास थी डॉटर ऑफ टुडे। सॉरी, आई थिंक मैंने एक मिस कर लिया है। द फर्स्ट पंजाबी फीचर फिल्म, पहली पंजाबी फीचर फिल्म हमारे पास कौन सी थी? हीर रांझा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि खजानची मूवी में
किसको एज अ प्लेबैक सिंगर इंट्रोड्यूस करवाया गया था? नूर जहाँ को, ठीक है। नूर जहाँ को ये भी आ सकता है कि कौन सी मूवी में एज अ प्लेबैक सिंगर इंट्रोड्यूस करवाया गया था? खजानची में। फिर कह रहे हैं कि लेसन के अकॉर्डिंग फ़िल्म इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री जब फ्लोरिश हुई तो उसकी वजह से बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट्स हासिल हो गई, उनको नौकरियां मिल गई, ठीक है। हैरोल्ड लेसवेल के अकॉर्डिंग प्रोपेगेंडा मेनली इन्वॉल्व्स व्हाट? मैनेजिंग द कलेक्टिव एटीट्यूड्स थ्रू साइकोलॉजिकल सिम्बल्स। तो ये बेसिकली उनकी एक पूरी डेफिनेशन थी, ठीक है। साइकोलॉजिकल सिम्बल्स वाला जो कंसेप्ट था ना वो हैरोल्ड लेसवेल ने दिया था। विच टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा ओपनली, यानी वो कौन सा प्रोपेगेंडा है जिसमें सोर्स जो है वो हमें पता होता है? तो वो वाइट प्रोपेगेंडा होता है जिसमें हमें सोर्स का पता होता है, ठीक है। ब्लैक प्रोपेगेंडा में झूठा सोर्स होता है और ग्रे प्रोपेगेंडा में सोर्स को छुपाया जाता है, ठीक है। दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन जो था वो किसने इस्टेब्लिश किया था? गुइलेल्मो मार्कोनी ने। और कहाँ पे हुआ था? आइल ऑफ वाइट, इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मेजर एडवांटेज दैट मेड रेडियो मोर इफेक्टिव दैन प्रिंट मीडिया, कि एक कौन सा मेजर जो है ना फ़ायदा था जिसने रेडियो को ज़्यादा असरअंदाज बनाया प्रिंट मीडिया से? कि पहले जब प्रिंट मीडिया था, न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, ज़ाहिर है फिज़िकली, लेकिन रेडियो के आने के बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही, तो ये काफ़ी जो है ना एडवांटेज रहा। टेलीविज़न ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, अच्छा टेलीविज़न के ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड हमने पढ़े थे 3, ठीक है, PAL, NTSC और SCCAM। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा था स्टैंडर्ड जो कि फ्रांस में डेवलप हुआ था? तो वो था SECAM, ठीक है। रेगुलर कलर ट्रांसमिशन ऑफ PTV वाज स्टार्टेड इन 1982, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, लाइव टेलीकास्ट ऑफ द 1965 वार, जो 1965 की जो वार थी उसकी लाइव टेलीकास्ट को ज़्यादा क्यों याद किया जाता है जो कि PTV ने की थी? क्योंकि इससे हमारा जो नेशनल स्पिरिट था ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ था, और उसके अलावा मैदानी जंग की जो है वो लाइव कवरेज वगैरह दिखाई गई थी, और बहुत से पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह भी लगे हुए थे, और नूर जहाँ के सॉन्ग्स थे। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि इसमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो मैस मीडिया का इफ़ेक्ट नहीं है सोसाइटी पे? तो मैस मीडिया का जो इफ़ेक्ट नहीं है सोसाइटी पे वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मौसम तो नहीं चेंज होता मैस मीडिया की वजह से। फिर है कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो आपको अगर याद हो तो हमने एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी जो कि शॉर्ट्स और ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लॉन्ग में भी कह सकते हैं कि 3-4 जो है एडवर्टाइजिंग की टाइप्स लिखें। इसमें कहने हैं कि एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी मौक़िफ़ को लाइक सपोर्ट करना, लाइक सपोर्ट अ पर्टिकुलर कॉज, ओपिनियन और व्यू पॉइंट। Which type of advertising mainly reminds existing customers to continue buying a product, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, जिसमें हम अपने कस्टमर्स को ये रिमाइंड करवाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदना जारी रखें, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट सुपरमार्केट्स में चेकआउट काउंटर के करीब रखा जाता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग। फिर कह रहे हैं कि कंपनी जब कोई कैंपेन जो है वो लॉन्च करती है, कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च करती है जिसका मकसद ये होता है कि उसकी ओवरऑल इमेज को ठीक किया जाए, ना कि सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए, तो वो कौन सी एडवर्टाइजिंग होती है? इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इंस्टीट्यूशन की एडवर्टाइजिंग की जाती है। फिर कहते हैं कि विच एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव इनकरेजेस कंज्यूमर टू ट्राई अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कितने पढ़े थे? 4। तो उनमें से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव था जो फर्स्ट टाइम लोगों कस्टमर्स को जो है ना प्रोडक्ट ट्राई करवाता है? तो वो हमारे पास है ट्रायल, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो अपना रिव्यू कहाँ से जनरेट करते हैं? मेनली एडवर्टाइजर्स से और सर्कुलेशन की मनी से, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अगर एक एडवर्टाइज़र ये चाह रहा है कि वो किसी बड़े न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे या लाइक अपनी पसंदीदा जगह पे वो अगर अपना ऐड लगवाना चाह रहा है, तो उसकी जो प्राइस होगी वो कितने % बढ़ जाएगी? 100% बढ़ जाएगी किसी ऑर्डिनरी एडवर्टाइजमेंट से, ठीक है। किसी आम एडवर्टाइजमेंट से 100% जो है वो प्राइस उसकी बढ़ जाएगी अगर वो अपना एडवर्टाइजमेंट किसी न्यूज़पेपर के डिज़ायर्ड पेज पे लगवाना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल वो कहे कि मैं पहले पेज पे लगवाना चाह रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेवलप्ड मेनली टू सेटल अ फेमस बैट। मोशन पिक्चर जो है डेवलप हुआ था फेमस बैट को सेटल करने के लिए। विच फिल्म रिलीज्ड इन
1975 स्टार्टेड अ न्यू ट्रेंड इन फिल्म मेकिंग एंड सक्सेसेड। अच्छा, वो कौन सी फिल्म थी? जब हमने पढ़ा था कि लोग जो थे उनका थिएटर्स में जाना काफ़ी कम हो गया था, ठीक है। फिर एक फिल्म आई थी जिसने जो है ना लोगों को फिर से थिएटर्स की तरफ अट्रैक्ट किया था, तो वो फिल्म कौन सी थी? जॉज थी। ओके। लुमियर ब्रदर ने जब फिल्म्स एग्जीबिशन की थी सब कॉन्टिनेंट में, तो तब एंट्री टिकट कितना था? 4 आनाज टू 1 रुपी। जुगनू किस टाइप की मूवी थी? जुगनू रोमांटिक एंड म्यूज़िकल मूवी थी। अच्छा, कौन सा टाइम पीरियड था जो फिल्म पाकिस्तान और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का शेयर्ड टाइम पीरियड था? 1896 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड था वो था शेयर्ड, ठीक है। नौशाद अली जो हैं उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस माना जाता है एज अ व्हाट? एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, आई गेस, या एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में करेक्ट नहीं है? तो वो कौन सी स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रांसमिशन के लिए? ऐसा नहीं है, उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर उसे मीडियम की ज़रूरत होती तो वो स्पेस में ट्रैवल ना कर सकती। फिर कह रहे हैं कि वो कौन सा प्रोपेगेंडा होता है जिसमें फॉल्सली एट्रीब्यूट किया जाता है रियल सोर्स, ठीक है। झूठा या किसी जो है ना गलत बंदे पे जो है ना वो किया जाता है कि ये इसका सोर्स है, तो वो है ब्लैक प्रोपेगेंडा। सर ओलिवर लॉज ने डेमोन्स्ट्रेट की थी रेडियो सिग्नलिंग कौन सा डिवाइस यूज़ करके? कोहेरर को यूज़ किया था सर ओलिवर लॉज ने, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है ना एवरेज हाउस होल्ड कितने घंटे देखता है टेलीविज़न? 7 आवर्स। कौन सी सैटेलाइट थी जिसने पहला ट्रांसलेटिंग टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट पॉसिबल किया था? वो थी टेलस्टार सैटेलाइट। अच्छा, जब पीआर की पहली कंपनी जब बनी थी तो उसका पहला क्लाइंट कौन था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। स्कॉट एम और एलन एच के अकॉर्डिंग पब्लिक रिलेशन एक प्लान्ड एफर्ट है टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन थ्रू गुड कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन थी। उसके बाद है कि प्रेस रिलीज़ इज़ कंसिडर्ड अ बेसिक टूल ऑफ। तो हमने कहा था कि पब्लिक रिलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक न्यूज़ रिलीजेज़, प्रेस रिलीजेज़, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह। तो ये पब्लिक रिलेशन का एक बेसिक टूल जो है वो माना जाता है। What are considered the most expensive time slots for radio advertising? ठीक है, रेडियो की एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे ज़्यादा महंगी टाइम स्लॉट्स कौन सी होती है? मॉर्निंग और आफ्टरनून की ड्राइविंग वाला टाइम, ठीक है। इस टाइम पे अगर किसी को अपना एडवर्टाइजमेंट लगवाना है तो सबसे ज़्यादा पैसे उसको पे करने पड़ेंगे। द मोस्ट कॉमन एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी फॉर द ब्रांड स्विचिंग इज़, जब हमें ब्रांड को स्विच करवाना होता है, लाइक लोग जो किसी एक ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसे छोड़ के वो हमारी ब्रांड की चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दें, तो उसके लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की फ़ीचर्स को हाईलाइट करेंगे, हम जो है ना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग को अपने कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट के प्राइस और क्वालिटी से कम जो है ना कंपेयर करेंगे। हम जिंगल एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे, यानी ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो जिनकी ट्यून्स या म्यूज़िक जो है जिनमें यूज़ होता है और वो जहन में बैठ जाए लोगों के। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट की का जो सोशल इम्प्लीकेशन है वो कौन सा नहीं है इनमें से? तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट की वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ ना। According to the Edward Earth and Robert W., which organization facilitate media globalization through its program? तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो मीडिया ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको रिसोर्सेज फ्राहम करती है, तो वो थी IMF, ठीक है। मीडिया कन्वर्जेंस जो है इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इन सब में से कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मीडिया कन्वर्जेंस जो है वो नहीं हुई थी? तो रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। हमने उस टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा था कि डिजिटाइजेशन की वजह से मीडिया कन्वर्जेंस है, गवर्नमेंट डीरेगुलेशन की वजह से है, कॉर्पोरेट कंसंट्रेशन की वजह से है, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन का हमने वहाँ पर कोई जिक्र नहीं पढ़ा था। विच मीडिया इज़ जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कास्ट? अच्छा, हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है ज़्यादातर कौन सा मीडियम जो है वो पाया जाता है फ्री ऑफ कास्ट? तो रेडियो है वो, ठीक है। रेडियो हमारे फ़ोन में फ्री ऑफ कास्ट पाया जाता है ना, हमें पैसे तो नहीं लगाने पड़ते उसको सुनने के लिए। मैस मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है किस किस चीज़ के लिए? कि इट कंसील मोर देन इट रिवील्स, यानी ज़्यादातर वो चीज़ें छुपाता है और कम चीज़ें रिवील करता है, बड़ा चढ़ा कर सनसनीखेज़ बनाकर सेंसेशनलाइज करके जो है ना ऑर्डिनरी मैटर्स को दिखाता है, कल्चरल और फैमिली ट्रेडिशंस को भी डैमेज कर रहा है। तो ये सारी जो है वो मैस मीडिया पे क्रिटिसिज्म्स थी। कौन सा मीडिया है जो विजिबल
टिल्ट शो करता है टुवर्ड गवर्नमेंट, यानी उसका ज़्यादा झुकाव जो है हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ होता है, तो वो होता है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया। जो मीडिया स्टेट या गवर्नमेंट के अंडर होता है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट की तरफ उनका झुकाव होता है और उनकी तारीफ़ वगैरह करता रहता है। अच्छा, मीडिया इज़ ऑफ्टन ब्लेम्ड फॉर, मीडिया को ज़्यादातर ब्लेम किया जाता है कि वो एग्जैजरेट करता है, वो सेंसेशनलाइज करता है, वो क्या करता है, और प्रेजेंटिंग दी हाफ ट्रुथ, ठीक है, आधा सच दिखाता है, यानी आल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। फिर कह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से ग्लोबल मीडिया ब्रांड्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे ही ग्लोबल मीडिया ब्रांड्स हैं, ठीक है, गूगल, CNN, रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह। शी क्या था हमारे पास, तो शी हमारे पास एक विमेंस मैगज़ीन थी, ठीक है। पोलराइड जो लैंड कैमरा है वो ज़्यादा फेमस किस लिए हुआ था, क्योंकि वो विद इन सेकेंड्स जो है वो पॉजिटिव प्रिंट बना लेता था। काइनेटोस्कोप जो है वो डिवाइस किस के लिए यूज़ होती थी, तो काइनेटोस्कोप पीप शो व्यूविंग के लिए यूज़ होती थी। उसमें से लाइक पीप करके बंदा ऊपर से जो है ना अंदर फ़ोटोग्राफ्स वगैरह को फ्लिप होते हुए देखता था। प्रोपेगेंडा जो है उसको किस तरह स्प्रेड किया जा सकता है, तो प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए लॉबिंग का इस्तेमाल भी होता है, एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल भी होता है, मिशनरी एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल भी होता है, यानी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। PTV जो है वो अपने अर्ली डेज़ में जो है वो ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव क्यों करता था, क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। 1965 की इंडो पाक वार में नेशनल सॉन्ग्स जो थे PTV पे वो किसने गाए थे, मैडम नूरजहां ने। टेलीविज़न का ऐसा क्या जो हमारे पास ख़ास फीचर था जिसने इसको ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्टिव बनाया देन न्यूज़पेपर एंड अदर थिंग, तो ये था कि टेलीविज़न में हम जो है फुटेज भी देख सकते थे, साथ में लाइव ब्रॉडकास्ट वगैरह भी देख सकते थे, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। Comparing a product's price or quality with a competitor's product is mainly used to achieve which advertising objective, कि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ना, ट्रायल, कंटिन्यूटी, ब्रांड स्विचिंग एंड स्विच बैक, तो इन 4 ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसमें हम जो है अपने प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी को अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी से कंपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास होता है ब्रांड स्विचिंग, ठीक है, जिसमें हम लोगों को चाह रहे होते हैं कि वो हमारा ब्रांड यूज़ करना शुरू कर लें। अच्छा, टेलीविज़न का वो प्रोग्राम जो ड्रेसिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल यानी बोलने का, लिविंग स्टाइल, इन सब चीज़ों को जो इन्फ्लुएंस करता है प्रोग्राम, तो वो बेसिकली इन सब चीज़ों को जो प्रमोट करता है प्रोग्राम, तो वो बेसिकली क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करता है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को असरअंदाज करता है, ठीक है। ऑथोरिटेरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग मीडिया इज़ प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय दी स्टेट, ठीक है। अथॉरिटी वाली जो थ्योरी थी, तो उसमें कह रहे थे कि गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, मीडिया को फ्रीडम हासिल नहीं होनी चाहिए। काइनेटोस्कोप, द डिवाइस फॉर पीप शो व्यूइंग यूजिंग सीक्वेंशियल फोटोग्राफ, वाज डेवलप्ड बाय थॉमस एडिसन एंड हिज स्टाफ, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑस्कर अवार्ड्स कंडक्ट करती है, तो वो है मोशन पिक्चर एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सी स्पेशलाइजेशन है पब्लिक रिलेशन की, तो हमने आपको याद होगा कि बहुत सारी स्पेशलाइजेशन जो थी वो पढ़ी थी पब्लिक रिलेशन की, तो इन ऑप्शन में से क्राइसिस कम्युनिकेशन एक स्पेशलाइजेशन है पब्लिक रिलेशन की, ठीक है। अच्छा, कौन सी एडवर्टाइजिंग टेक्निक है जिसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वगैरह को मूवीज़ या फिर टीवी प्रोग्राम के अंदर ही डाल दिया जाता है, उसका अलग से ऐड नहीं बनाया जाता है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट, ठीक हो गया। फिर कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, उनसे पैसे लेते हैं, एंड सर्कुलेशन रेवेन्यू। Which section of newspaper is for opinion of the newspaper management and that section is called editorial page, ठीक है। जो न्यूज़पेपर मैनेजमेंट होती है ना, वो जो अपना किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन जिस सेक्शन में देती है, न्यूज़पेपर के जिस सेक्शन में देती है, तो उसे हम कहते हैं एडिटोरियल पेज, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर का कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गैदरिंग द न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ को जमा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी न्यूज़ एजेंसी है, तो वो है रॉयटर्स। विच टाइप ऑफ न्यूज़पेपर हेडलाइन इज रिटन अक्रॉस द इंटायर विड्थ ऑफ द पेज, ठीक है, वो कौन सी टाइप ऑफ हेडलाइन है जिसको न्यूज़पेपर की पूरी विड्थ में लाइक एक साइड से दूसरी साइड तक लिखा जाता है, तो वो हमारे पास होती है बैनर हेडलाइन। सर्कुलेशन डिपार्टमेंट जो होता है न्यूज़पेपर का, वो मेनली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि न्यूज़पेपर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए रीडर्स तक, ठीक है, रीडर्स तक जो है न्यूज़पेपर को पहुंचाया जाए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी हो, लोगों का एतमाद उस न्यूज़पेपर पे बरकरार रखना हो, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या करनी होती है, उन्हें
कि एक्यूरेट एंड बैलेंस्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग, ठीक है, कि एकदम हक सच और एकदम बैलेंस्ड और अनबायस्ड किस्म की उन्हें न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड न्यूज़ स्टोरी, कि एक अच्छी न्यूज़ स्टोरी की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खसूसियत है वो हमारे पास क्या होती है कि टाइमलीनेस, ठीक है, कि टाइम से जो है वो न्यूज़ आनी चाहिए। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर पे ज़्यादातर किस किस्म की न्यूज़ वगैरह डाली जाती है, तो मेजर जो इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ होती है उसको हम डालते हैं फ्रंट पेज पे। न्यूज़पेपर की टर्मिनोलॉजी में बाई लाइन का से क्या मुराद है, द नेम ऑफ़ द रिपोर्टर विद इन न्यूज़ स्टोरी, यानी कि जो न्यूज़ स्टोरी लिखी होगी उसके साथ नेम ऑफ़ द रिपोर्टर भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रेटिव जर्नलिज्म, तो इंटरप्रेटिव जर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि पूरी चीज़ को लाइक एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनिंग द बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में न्यूज़पेपर क्या क्या मेजर फंक्शंस प्ले करता है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करता है, एजुकेट करता है एंड क्रिएट द पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद ये है कि वाई डू न्यूज़पेपर्स मेंटेन सेपरेट एडिटोरियल एंड एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट्स, तो इसकी मेजर रीज़न ये है कि जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उसमें न्यूज़ मैनेजमेंट जो है वो किसी भी लाइक चीज़ के किसी भी टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन वहाँ पे लिखती है, ठीक है। तो वो ओपिनियन जो है वो अनबायस्ड रहे और सच रहे, इसलिए उसको एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट से अलग रखा जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है कि पैसे मिले होते हैं, तो जो भी ब्रांड कहेगा हम वैसा ही कहेंगे, या हो सकता है कि वो सच ना हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो है वो अपना न्यूज़ कहाँ से लेता है, न्यूज़ सोर्सेज, तो न्यूज़ एजेंसी से भी न्यूज़पेपर न्यूज़ लेता है, कॉरेस्पॉन्डेंट से भी लेता है, रिपोर्टर से भी लेता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। विच टाइप ऑफ न्यूज़ मेनली फोकस ऑन द ह्यूमन इमोशंस और पर्सनल इंटरेस्ट पे जो न्यूज़ ज़्यादातर फोकस करती है वो हमारे पास ह्यूमन इंटरेस्ट न्यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, रीडर्स के ओपिनियन जो होते हैं वो न्यूज़ कौन से न्यूज़पेपर पेज पे होते हैं, लेटर टू द एडिटर पे रीडर के हमारे पास ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट के ओपिनियन कहाँ पे होते हैं, एडिटोरियल पेज के ऊपर। एडिटोरियल का मेन पर्पस हमारे पास क्या है, प्रेजेंट द न्यूज़पेपर्स व्यू पॉइंट ऑन एन इशू, ठीक है, कि न्यूज़पेपर का अपना जो व्यू पॉइंट है वो किसी भी इशू पे अगर वो प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम उसको एडिटोरियल में डालेंगे। अच्छा, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर का फंक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग दी प्रोडक्ट्स को बनाना, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना, ये न्यूज़पेपर का फंक्शन कंसीडर नहीं किया जाता है। अच्छा, न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़ एजेंसीज़ क्यों ज़रूरी हैं, तो न्यूज़ एजेंसीज़ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज़ ही न्यूज़ पेपर कंपनीज़ को जो है वो न्यूज़ फ्राहम करती हैं, खबरें फ्राहम करती हैं फ्राम डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। विच फैक्टर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग न्यूज़ फॉर द फ्रंट पेज, जब हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के लिए न्यूज़ को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो तब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि न्यूज़ वैल्यू, ठीक है, यानी जिस न्यूज़ की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसको हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे डालेंगे। विच फिल्म इज़ रिकगनाइज एज द फर्स्ट इंडियन फिल्म विद अ सिंक्रोनाइज्ड साउंड ट्रैक, ठीक है। सिंक्रोनाइज साउंड ट्रैक का क्या मतलब है, यानी कि पहले ऐसा होता था कि लाइक साउंड अलग से रिकॉर्ड की जाती थी, ये वो ना, तो वो सिंक नहीं होती थी, हो सकता है वीडियो जो है वो चल जाए और साउंड उसकी बाद में चले, लेकिन पहली फिल्म जहाँ पे सिंक्रोनाइज साउंड ट्रैक था तो वो हमारे पास कौन सी थी, आलम आरा, ठीक है। पहली साउथ इंडिया की पहली टाकी फिल्म कौन सी थी, तो साउथ इंडिया की पहली टाकी फिल्म थी श्रीनिवास कल्याणम। गवर्नर जो बुक थी वो किसने लिखी थी, थॉमस एलियट ने, ठीक है। थॉमस मोर की कौन सी किताब थी, यूटोपिया, ठीक है, ये उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स ह्यूमनिज्म। पहली दुनिया की जो सर्वाइविंग फ़ोटोग्राफ है सबसे पहली वो किसने बनाई थी, जोसेफ निसेफोर नियाब्स ने, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि येलोस्टोन एरिया की फ़ोटोग्राफी किसने की थी, कि जिस फ़ोटोग्राफी ने यूएस गवर्नमेंट को कन्विंस किया था कि वो उस एरिया को नेशनल पार्क बना दे, तो विलियम एच जैक्सन ने येलोस्टोन एरिया की फ़ोटोग्राफी की थी। फिर कह रहे हैं कि जो फेमस जो घोड़े वाली बेट थी उसकी अमाउंट कितनी थी, $25,000। पहली वाइटाग्राफ गर्ल किसको कहा जाता था, फ्लोरेंस लॉरेंस को, ठीक है। अच्छा, स्पेशल इफ़ेक्ट्स मूवीज़ वगैरह में सिनेमा में सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जॉर्ज मेलिस ने। लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, ठीक है, ये किसकी डायरेक्टेड फिल्म्स हैं, तो ये एडवर्ड एस पॉटर का वर्क है।
कौन सी फिल्म थी जिसमें स्पोकन डायलॉग्स सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस हो गए थे 1927 में? तो वो फिल्म हमारे पास थी द जैज़ सिंगर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड दी एनुअल ऑस्कर अवार्ड्स, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोशन पिक्चर एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने एनुअल ऑस्कर अवार्ड जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए थे। अच्छा, जी रेटेड फिल्म जो है इट इज़ इंटेंडेड फॉर, एक जो जी रेटेड फिल्म होती है वो किस चीज़ के लिए इंटेंड होती है? फॉर जनरल ऑडियंसेस विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जनरल लोगों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होती हैं। अच्छा, ये सारे जो वहाँ पे रेटिंग्स थी ना, जी रेटेड, एक्स रेटेड, एम रेटेड, तो इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा। द इफेक्ट ड्यू टू विच फ्लिकरिंग बिटवीन मूवी फ्रेम्स इज़ नॉट नोटिस्ड इज़, ठीक है। किस इफेक्ट के ज़रिए हम जो है ना मूवी फ्रेम्स के दरमियान जो है हमें फ्लिकरिंग नहीं वो होती, तो वो कौन सा है? परसिस्टेंस ऑफ द विजन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हु फोटोग्राफ्ड सीन्स फ्राम प्लेस परफॉर्म्ड एट क्लासिक थिएटर इन कलकत्ता, कि जो कलकत्ता का क्लासिक थिएटर था उसके सीन्स को किसने फिल्माया था? तो वो हमारे पास थे हीरा लाल सेन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरह के ही क्वेश्चन वहाँ पे लिखे होते हैं या इस तरह का कुछ, बस एक आपको आइडिया देने के लिए कि इस तरह के लाइक टॉपिक्स वगैरह आ सकते हैं, जिस तरह के फ़ोटोग्राफी क्या है, फ़ोटोग्राफी जो है वो इवॉल्व कैसे हुई, ठीक है। उसमें कौन किस किस तरह की जो है वो इन्वेंशंस हुई, ठीक है। डेगेरोटाइप जो है वो किसने इन्वेंट किया, डेगेरोटाइप है क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्टॉप एक्शन फ़ोटोग्राफी क्या है, एडवर्ड माइब्रिज जो थे उनकी क्या हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है, उन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था। काइनेटोस्कोप जो है वो क्या है, वो किस लिए यूज़ होता है वगैरह वगैरह, उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। लुमियर ब्रदर्स जो थे उनका भी एक पूरा लाइक टॉपिक था कि उनकी क्या सिनेमा में कंट्रीब्यूशन रही है। राजा हरिश्चंद्र जो है उसकी साउथ एशियन फिल्म में क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। फिर इस तरह यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी है कि आलम आरा को माइलस्टोन कंसीडर क्यों किया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि महबूब खान की हमारे सिनेमा में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे है कि राज कपूर ने साउथ एशियन फिल्म में क्या क्या जो है रोल प्ले किए, तो वहाँ पे इनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। फ़िल्म ने सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लाई। उसके बाद फिल्म्स के बारे में कोई सी 3 क्रिटिसिज्म्स बताएं। प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा की टाइप्स क्या हैं, वाइट ब्लैक एंड ग्रे प्रोपेगेंडा क्या है। रेडियो के कोई से 3 इफ़ेक्ट्स क्या थे हमारी सोसाइटी पे। मार्कोनी को जो है एज आ इन्वेंटर ऑफ द रेडियो क्यों रिकग्नाइज़ किया जाता है। टेलीविज़न जो है वो रेवोल्यूशनरी मीडियम किस तरह बन गया, किस तरह इसने बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट डाला और किस तरह इसने इनकलाब लाया जो है ना सारी चीज़ों में, एडवर्टाइजिंग वगैरह में। टेलीविज़न के कोई से 3 इफ़ेक्ट्स बताएं सोसाइटी पे। पीटीवी ट्रांसमिशन जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों होती थी और वो क्या प्रोसेस था सारा, ठीक है। पीटीवी का क्या रोल था 1965 की वार में। पाकिस्तान जो है वो ब्लैक एंड वाइट से कलर ट्रांसमिशन की तरफ क्यों आया, कैसे आया। पब्लिक रिलेशन क्या है, पब्लिक रिलेशन की टाइप्स क्या हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है, टूल्स क्या यूज़ होते हैं, मेथडोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इस तरह एस्ट्रोटर्फिंग क्या है, स्पिनिंग क्या है, कवर्ट एडवर्टाइजिंग क्या है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, फिर एनी 3 फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। और जितनी भी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हमने पढ़ी हैं। न्यू मीडिया क्या है और इसकी कोई सी 4 एग्जांपल दें। न्यू मीडिया का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक हो गया। अच्छा, कोई सी 4 मैस मीडिया की क्रिटिसिज्म्स आप बताएं, ठीक है। फिर कुछ इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह के फ़ोटोग्राफी की डेवलपमेंट कैसे हुई, उसकी इन्वेंशंस क्या क्या हुई और किस तरह जो है वो स्टार्ट हुआ और मोशन पिक्चर्स तक पहुंचा जो है सिस्टम सारा, ठीक है। फ़ोटोग्राफ, स्टिल फ़ोटोग्राफ से मोशन पिक्चर तक का सफ़र क्या था। फिर ये हो सकता है कि 1877 से जो है साउंड का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो मोशन पिक्चर की इवोल्यूशन वहाँ से किस तरह हुई थी। साउथ एशियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताएं कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पार्टीशन के बाद किस तरह डेवलप हुई, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या तरक्की आई, कौन कौन सी फिल्म्स बनी, ठीक हो गया। उसके बाद है कि फिल्म्स का सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या था। प्रोपेगेंडा क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताएं, उन टाइप्स की एग्जांपल्स भी बताएं। अच्छा, एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर वो है ना एग्जांपल्स पूछते हैं चीज़ों की, ठीक है। इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द रेडियो के बारे में बताएं, रेडियो के क्या क्या सोसाइटी पे इफ़ेक्ट्स हैं और रेडियो का पीस टाइम में क्या जो है रोल रहा और रेडियो का वाइट टाइम में क्या रोल रहा, ये दोनों चीज़ें आपने बतानी हैं। डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टेलीविज़न, टेलीविज़न किस तरह डेवलप हुआ, मेजर इफ़ेक्ट्स क्या थे टेलीविज़न की सोसाइटी पे। पब्लिक रिलेशन की मेथडोलॉजी क्या थी, पब्लिक रिलेशन के टूल्स और स्पेशलाइजेशन क्या है, लॉबिंग क्या होती है।
अच्छा, एस्ट्रोटर्फिंग और स्पिन क्या है, उसकी एग्जांपल्स दें। एडवर्टाइजिंग क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग की इवैल्यूएशन किस तरह की जाती है, जो हमने पढ़ा था कि जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद इवैल्यूएट किया जाता है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कैंपेन होती क्या है, टेलीविज़न का मॉडर्न जो मार्केटिंग है और मॉडर्न जो एडवर्टाइजिंग है उसमें क्या रोल है, ठीक है। न्यू मीडिया क्या है, उसकी मेजर फॉर्म्स क्या हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मीडिया क्या है, मीडिया सेंट्रलाइजेशन क्या है, मीडिया कन्वर्जेंस क्या है। तो मतलब ये सारे जो है ना इस तरह की चीज़ें आपको आ सकती हैं। हो सकता है थोड़ा सा लंबा करके थोड़ा सा घुमा फिरा के वो क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही जनरल और बहुत ही जो है ना कंसेप्चुअल किस्म का जो है वो पेपर अक्सर आता है और इजी भी होता है, ठीक है। प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट जो है वो किस तरह कन्वर्ज हुए हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे, etc, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी ये फ़ाइल जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड आल्सो इफ यू want to have this file or highlighted handouts, so you can get them, and take care of yourselves. Allah Hafiz.